हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से हमारे साथ जुड़िए और अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी लाइव क्लासेज का फ़ायदा उठा सकें। तो जल्दी से एक बार जोर लगा के अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दो। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर भी आपके दोस्त आपसे जुड़े हैं, जिससे वो लाइव क्लासेज का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो एक्सरसाइज 15.2 की थ्योरी है, उसके अंदर 3 टॉपिक पढ़े थे। पहला टॉपिक पढ़ा था खाद समस्याएं, यानी कि रेखिक प्रोग्राम समस्या के जो प्रकार थे, टाइप थे, उसके अंदर हमने पहला टॉपिक पढ़ा था खाद समस्याएं। दूसरा टॉपिक पढ़ा था हमने उत्पादन संबंधी समस्याएं। और तीसरा टॉपिक क्या पढ़ा था? परिवहन संबंधी समस्याएं। और इनके एक एक एग्जाम्पल भी साथ में किए थे। इस तरह से हमने ये कल टॉपिक क्लियर किए थे। और आज हम इसके जो प्रश्न हैं एक्सरसाइज के 15.2 के, इनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, एक आहार विज्ञानी 2 प्रकार के भोज्यों को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि प्राप्त मिश्रण में जो विटामिन ए की कम से कम 8 इकाई होनी चाहिए, विटामिन सी की कम से कम 10 इकाई विद्यमान हो। इसी तरीके से जो भोज्य फर्स्ट है, उसमें विटामिन ए 2 इकाई प्रति किलोग्राम और विटामिन सी 1 इकाई प्रति किलोग्राम है, तथा भोज्य सेकंड में विटामिन ए 1 इकाई प्रति किलोग्राम और विटामिन सी 2 इकाई प्रति किलोग्राम विद्यमान है। तथा जो भोज्य है फर्स्ट और सेकंड, उसको प्रति किलोग्राम खरीदने की जो लागत है वो 5 रुपये और 7 रुपये है। तो इस प्रकार की जो मिश्रण की न्यूनतम लागत है वो ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें जो मिश्रण है इसकी मिनिमम कॉस्ट क्या होगी ये बतानी है, मिनिमम लागत है वो हमें बतानी है। और इसके लिए हमें जो गणितीय सूत्र है वो निर्धारित करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें भोज्य कितने हैं। तो इसमें जो भोज्य हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो सबसे पहले हम उनको मान लेंगे कि माना कि जो भोज्य फर्स्ट है वो x किलोग्राम है और जो वो सेकंड है वो y किलोग्राम है, जो कि मिश्रण में हमारे पास प्राप्त है। ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार इनकी जो लागत है खरीदने की, भोज्य फर्स्ट और भोज्य सेकंड की, तो भोज्य फर्स्ट की कितनी है? 5 रुपये है और सेकंड की कितनी है? 7 रुपये। तो प्रश्न के अनुसार अगर 5 रुपये प्रति किलोग्राम दर से x किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x, क्योंकि फर्स्ट प्रकार को हमने क्या माना है? x माना है और सेकंड को y। इसीलिए अगर हम 5 रुपये की दर से x किलोग्राम खरीद रहे हैं तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 5x। और 7 रुपये की दर से y किलोग्राम जो वस्तु है उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 7y। और इनका जो मिश्रण है वो टोटल कितना हो जाएगा? 5x प्लस 7y, जो कि हमें कैसा बनाना है? मिनिमम बनाना है। इस मिश्रण को हमें मिनिमम बनाना है, यानी निम्नतम बनाना है। तो इसका उद्देश्य फलन कितना बन जाएगा? न्यूनतम मूल्य उद्देश्य फलन z बराबर 5x प्लस 7y। ये क्या हो जाएगा? हमारा उद्देश्य फलन हो जाएगा। अब जो इसके व्यवरोध है उसके लिए कंडीशन बनाएंगे। तो सबसे पहले
जो मिश्रण है हमारे पास उसमें भोज्य फर्स्ट है, उसके x किलोग्राम मात्रा में विटामिन ए की मात्रा कितनी है। देखिए फर्स्ट है जो भोज्य, उसमें विटामिन ए की मात्रा कितनी है, 2 है। और इसी तरीके से सी की मात्रा कितनी है, 1 है। तो फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है। और सेकंड में बात करें तो विटामिन सेकंड में जो बाई की मात्रा है उसके लिए जो ए विटामिन है वो कितनी हो जाएगी, 1 किलोग्राम। तो उसको हम क्या लिख देंगे, बाई। ठीक है। इस तरीके से हमें इनको बनाना है। ध्यान रखना, हमें हर चीज़ अच्छे तरीके से समझते हुए करनी है। फर्स्ट में जो भोज्य फर्स्ट है उसमें x किलोग्राम मात्रा में जो विटामिन ए है उसकी लागत कितनी हो जाएगी, 2x। ऐसे ही जो भोज्य सेकंड था उसमें 22 किलोग्राम मात्रा में जो विटामिन ए है उसकी लागत कितनी है, 22। यानी अभी हम विटामिन ए के लिए बात कर रहे हैं। तो ए के लिए जो व्यवरोध बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 22। ठीक है। और उसमें क्या कहा है उसने कि जो विटामिन ए है उसकी कम से कम 8 इकाई है, यानी कि इसकी हमारे पास कम से कम 8 ही हैं। ठीक है। और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 2x प्लस 22 ग्रेटर एंड इक्वल टू 8, यानी कम से कम 8 है और इससे ज़्यादा भी इसका मान हो सकता है। इसी तरीके से हमें विटामिन सी के लिए बनाना है। तो भोज्य फर्स्ट के लिए x किलोग्राम मात्रा में विटामिन सी कितनी हो जाएगी, x, क्योंकि उसमें उसकी इकाई 1 दी है। और सेकंड के लिए बाई में कितनी दी है, 2 बाई। तो यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा, x प्लस 2 बाई। और इसमें भी क्या कहा है उसने, इसकी भी कम से कम 10 इकाई विद्वान है। ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू 10। ठीक है। इस तरीके से। और इसके बाद नॉन नेगेटिव कंडीशंस, x ग्रेटर 0 एंड y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, गणितीय फॉर्मूला, वो हमारे पास प्राप्त होगा न्यूनतम लागत मूल्य फलन z बराबर 5x प्लस 7y। और जो व्यवरोध है वो है 2x प्लस 22 ग्रेटर एंड इक्वल टू 8। दूसरा है x प्लस 2y ग्रेटर एंड इक्वल टू 10। और फिर नॉन नेगेटिव कंडीशन, x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 और y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब हम इनको हल करेंगे कौनी विधि से, क्योंकि हमने कौनी विधि पढ़ी है। तो उसी हम कौनी विधि से हम इसको हल करेंगे, कॉर्नर मेथड से। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास व्यवरोध दिए होती हैं इनको हम समीकरणों में चेंज करते हैं। तो हमने इनको समीकरण के रूप में लिख दिया। इसके बाद प्रत्येक समीकरण को लेते हुए उसके बिंदु ज्ञात करेंगे। और बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, उस समीकरण में पहले हम x बराबर 0 रख देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर y बराबर 0 रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से हमें 2 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे जिनको हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे और एक लाइन के द्वारा इन्हें मिला देंगे। फिर इसके बाद जो हमारी असमिका है, इनइक्वलिटीज, इसको हम संतुष्ट कराते हैं। यानी कि असमिका में हम x बराबर 0 और y बराबर 0 जो मूल बिंदु के मान है उसको रखते हैं। और अगर हमारी असमिका संतुष्ट हो जाती है तो इस लाइन के लिए जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा। और अगर असमिका हमारी संतुष्ट नहीं होती है तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा। ये प्रोसेस हम करते हैं। तो सबसे पहले हमने पहली असमिका के लिए जो समीकरण लिखा था उसको लिख लिया, 2x प्लस 22 बराबर 8। तो इसमें अगर हम x बराबर 0 रख दें तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू प्राप्त होगी 8। ठीक है। और अगर हम y बराबर 0 रख दें तो x की वैल्यू मिलेगी 4, यानी हमें पॉइंट मिल जाएंगे 4,0 और 0,8। अब इनको हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। फिर इसके बाद जो असमिका है हमारी उसमें मूल बिंदु के मान रख देंगे, यानी 0,0। तो x बराबर 0 रख दिया और y बराबर 0।
तो 2 इंटू जीरो प्लस जीरो, यानी टोटल कितना हो जाएगा 0, और ग्रेटर एंड इक्वल टू 8 चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 0 ग्रेटर एंड इक्वल टू 8। अब आप सभी ये बताइए, क्या 0 8 से बड़ा होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या 0 8 से बड़ा होता है? तो सभी का आंसर आएगा नहीं। तो ये कैसा हमारा गलत है, यानी कि जो हमारी असमिका है वो मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रही है। इसलिए इस समीकरण के लिए जो इसका हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, कैसा होगा? मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। अब सेम टू सेम हमें जो दूसरी असमिका थी उसके समीकरण के लिए पॉइंट निकालने हैं। तो x प्लस 2y बराबर 10, यहाँ पर अगर हम x बराबर 0 रख दें तो y की वैल्यू 5 मिल जाएगी, और अगर हम y बराबर 0 रख देंगे तो x की वैल्यू 10 प्राप्त होगी। यानी जो पॉइंट मिलेंगे वो मिलेंगे हमें 10,0 और 0,5। इनको भी हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे और एक लाइन के द्वारा मिला देंगे। अब इस असमिका के लिए भी हम मूल बिंदु के मान रखें और संतुष्ट कराएं। तो इसमें अगर हम मान रखें x बराबर 0 और y बराबर 0, तो यहाँ से आपको दिखेगा कि x बराबर 0 रख दिया, y बराबर 0, तो 0 प्लस 2 इंटू 0 बराबर 0, जो कि ग्रेटर एंड इक्वल टू 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पर फिर से कंडीशन आ गई कि 0 जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पर फिर से यही प्रश्न है कि क्या 0 10 से बड़ा होता है? तो आप सभी का यही आंसर है कि ये छोटा होता है। यानी ये हमारी कैसी कंडीशन है? फॉल्स कंडीशन है, गलत है, ये असत्य है। इसलिए ये हमारी असमिका को संतुष्ट नहीं कर रहा है, और इसका जो हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, अब जो हमारी नॉन नेगेटिव कंडीशन है वो नॉन नेगेटिव कंडीशन x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 और y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पर x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब है पूरा बाई एच। ठीक है, और जो y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 दिया है इसका मतलब होता है पूरा एक्स एच। तो ये दोनों तो हमारे उसमें होते ही हैं ग्राफ पेपर में। तो इनके लिए हम ग्राफ देखें तो हमें ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होगा। 2x प्लस वाई बराबर 8 के लिए जो हमारे पॉइंट थे 4,0, यानी एक्स अक्ष पे 4 है, वाई पे 0 है, तो वो एक्स अक्ष पर ही आएगा। ऐसे 0,5 इसका कौन सा है? इसका 0,8 है, यानी इसका जो एक्स अक्ष है वो 0 है और जो वाई अक्ष का पॉइंट है वो 8 है। और इन दोनों को हम एक लाइन के द्वारा मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, सेम टू सेम हमें करना है सेकंड के लिए 10,0 और 0,5, इनको भी एक लाइन के द्वारा मिला दें। फिर इसके बाद हमें इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कटान बिंदु, इसका भी मान हमें ज्ञात करना है। ध्यान रखना, इस कटान बिंदु का भी मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो हमारे पास समीकरण है, दोनों समीकरण, उसकी सहायता से हम इसे हल करेंगे। x प्लस 2y बराबर 10 और दूसरा था 2x प्लस वाई बराबर 8। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे विलोपन विधि से, और यहाँ से x और y के जो मान होंगे वही इस कटान बिंदु के मान होंगे। तो हम क्या करें, पहले समीकरण में 2 का गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 4y बराबर 20। ठीक है, अब इनको घटा दें, तो प्लस के 2x से माइनस के 2x कट गए, और माइनस के 4y में से प्लस के y जाएंगे तो माइनस के 3y। ठीक है, और माइनस के 20 में से 8 कम करें तो यहाँ से बचेंगे माइनस के 12, और माइनस से माइनस हट जाएगा हमारा, 3 का भाग दें 12 में तो y बराबर 4, यानी y वाला पॉइंट हमें कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। और जब y की वैल्यू हम इन दोनों समीकरणों में से किसी एक में रख दें तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी हम इसमें ही रख दें समीकरण जो सेकंड था हमारा,
2x प्लस वाई बराबर 8। इसमें हम वाई बराबर 4 रख दें तो 2x बराबर कितना बचेगा 4, क्योंकि 4 इधर जाएगा, तो x बराबर कितना रह जाएगा 2। तो x वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 2, यानी इसके कटान बिंदु के मान हो गए 2,4। अब इनके हल क्षेत्र के बारे में जाने तो इन दोनों का जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में है, यानी इससे भी विपरीत दिशा में और इस लाइन से भी विपरीत दिशा में। लेकिन हम जो चुनते हैं वो इन दोनों का कॉमन हल क्षेत्र चुनते हैं। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा हो जाएगा, ये वाला पूरा क्षेत्र जो है वो दोनों में कॉमन हो जाएगा। एक बात और, कुछ स्टूडेंट का प्रश्न रहता है कि सर हम जैसे कभी कभी क्षेत्र आ जाता है तो हम इसको भी मान लेते हैं, कभी इसको मान लेते हैं, कभी इसको मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊँ तो जो हल क्षेत्र होता है उसमें जितनी भी लाइनें आपकी दी हैं, जो समीकरण जितने भी दिए हैं वो सभी संतुष्ट होने चाहिए उसमें, ठीक है। अगर वो सभी संतुष्ट होंगे तभी हम उसको हल क्षेत्र बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 लाइन दी हैं, तो पहली लाइन है ये वाली, इसके लिए भी इधर ही आ रहा है, और दूसरी लाइन है ये वाली, तो इससे भी इधर ही आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए जो कॉमन क्षेत्र आएगा वो ये वाला ही आएगा, ये वाला क्षेत्र हमारा नहीं आएगा, क्योंकि इससे तो इधर जा रहा है और इससे भी कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो ये वाला क्षेत्र नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे ये वाला क्षेत्र नहीं बनेगा, तो हमेशा ध्यान रखना है इनको। अब इनकी जो कोनी बिंदु है इन पर हम इसके हल क्षेत्र निकाल लेंगे और देखेंगे किस पर इसका मान मिनिमम आ रहा है। तो कोनी बिंदु तीनों हमने ले लिए, सी बिंदु 10,0, तो इसमें हम x बराबर 10 वाई बराबर 0 रख देंगे, तो इसका मान प्राप्त होगा 50। ई बिंदु पर x बराबर 2 वाई बराबर 4 के लिए इसका मान प्राप्त होगा हमें 38, और बी पॉइंट पर 0,8, यहाँ पर हमें मान मिलेगा 56। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस बिंदु पर इसका मान मिनिमम है, क्योंकि हम मिनिमम मान की बात कर रहे हैं। तो जो 38 मान है वो हमारा मिनिमम है और वो ई बिंदु पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और जबकि हमारा हल क्षेत्र कैसा है, हमारा जो हल क्षेत्र था वो अपरिबद्ध था, यानी कि अनबाउंडेड, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये मान हो जाएगा, जिसके लिए हमने इसका मान निकाला कि किस पर निम्नतम है। तो ये 2,4 जो बिंदु है इस पर इसका मान मिनिमम है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मिनिमम मान हो जाएगा, यानी कि हमें जो मिश्रण है उसमें भोज्य फर्स्ट है उसको 2 किलोग्राम और भोज्य सेकंड को 4 किलोग्राम है इसको मिलाना पड़ेगा, तब हमें न्यूनतम मूल्य 38 रुपये प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें कंडीशन करनी पड़ेगी जब हमें मिनिमम मान प्राप्त होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब आप फिर से एक बार जोर लगा दीजिए और अपने सभी मित्रों को वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें भी लाइव लेके आइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, एक गृहिणी 2 प्रकार के भोज्यों एक्स और वाई को एक साथ इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन ABC की जो मात्रा है वो कम से कम, ध्यान रखना कम से कम की बात कर रहा है, 10, 12 और 8 इकाइयाँ विद्यमान हो। 1 किलोग्राम भोज्य में जो विटामिन संयोजन है वो निम्न प्रकार है। भोज्य एक्स है वो विटामिन ए के लिए 1, बी के लिए 2 और सी के लिए 3 है। इसी प्रकार भोज्य वाई ए के लिए 2, बी के लिए भी 2 और सी के लिए भी 1 है। और भोज्य एक्स और वाई के 1 किलोग्राम की जो कीमत है वो 6 रुपये और 10 रुपये है। तो हमें भोज्य मिश्रण न्यूनतम कीमत के लिए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसी के आधार पर हम कार्य करेंगे। तो हमें मिश्रण दिए थे, उसमें भोज्य दिए हमें कि x किलोग्राम भोज्य x मान लिया हमने और 22 किलोग्राम भोज्य की मात्रा हमने 22 मान ली, ठीक है। और चूंकि हमें न्यूनतम कीमत का उसने बताया है कि न्यूनतम हमें कीमत बनानी है, तो फर्स्ट के लिए x है और सेकंड के लिए y, तो यहाँ से हो जाएगा z बराबर 6x + 10
बाई। अब नॉन नेगेटिव कंडीशन बनाएंगे इनके लिए और इनके व्यवरोध, दोनों चीज़ें लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए एक बार यहाँ पर इनकी जो मात्राएं हैं वो हमें दी हैं विटामिन की। कैसे दी हैं कि विटामिन ए है वो हमें क्या दी है, एक्स के लिए 1 और वाई के लिए 2। तो ये विटामिन ए के लिए हो जाएंगे एक्स प्लस 2 वाई, और न्यूनतम की इनकी जो इकाई है वो कितनी है, 10। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स प्लस 2 वाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 10, क्योंकि मिनिमम की बात कर रहा है तो ग्रेटर एंड इक्वल टू यानी कम से कम है, और अधिक से अधिक होता तो लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, इन चिन्हों का ध्यान रखना। ऐसे ही विटामिन बी के लिए हो जाएगा और विटामिन सी के लिए, इनकी दो इकाइयाँ थी तो 2x प्लस 2y ग्रेटर एंड इक्वल टू 12। सी के लिए 3x प्लस वाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 8 और नॉन नेगेटिव कंडीशन हमारी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो गणितीय सूत्र प्राप्त होगा वो हमें मिलेगा मिनिमम जेड बराबर 6x प्लस 10y, और व्यवरोध हो जाएंगे हमारे पास x प्लस 2y ग्रेटर एंड इक्वल टू 10। दूसरा हो जाएगा 2x प्लस 2y ग्रेटर एंड इक्वल टू 12, और थर्ड होगा 3x प्लस वाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 8 और नॉन नेगेटिव कंडीशन x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 और y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब इसको हम कौन विधि से सॉल्व कर लेंगे। पहले जो समीकरण है, जो असमीकरण है उनको समीकरणों में चेंज कर लो। तो हमने तीनों को समीकरण के रूप में लिख लिया। अब प्रत्येक असमीकरण को समीकरण में बदलते हुए उनके बिंदु ज्ञात करेंगे। तो पहले असमीकरण के लिए अगर हम बात करें x प्लस 2y बराबर 10, इसमें अगर हम x बराबर 0 रख देंगे तो 2y बराबर 10 यानी y की वैल्यू 5 मिलेगी, और अगर हम y बराबर 0 रख दें तो हमें x का मान 10 प्राप्त होगा। तो ये इसके बिंदु हो जाएंगे 10,0 और 0,5। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे और एक लाइन के द्वारा इन दोनों को मिला देंगे। फिर नेक्स्ट कार्य क्या है हमारा, जो हमारे पास असमीकरण है x प्लस 2y ग्रेटर एंड इक्वल टू 10, इसको हम संतुष्ट कराएंगे इसमें मूल बिंदु के मान रख करके। तो इसमें मूल बिंदु के मान रख दें x बराबर 0 y बराबर 0, तो टोटल हमें प्राप्त होगा 0, और ये हो जाएगा ग्रेटर एंड इक्वल टू 10। तो 0 ग्रेटर एंड इक्वल टू 10, क्या ये बात सत्य है कि 0 की जो वैल्यू है वो 10 से बड़ी होती है। जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं, क्या ये बात सत्य है कि 0 बड़ा होता है 10 से। ट्रू और फॉल्स में आंसर दें जल्दी जल्दी। तो ये बात फॉल्स है, सभी का आंसर सही आ रहा है, ये गलत है। इसलिए इसका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, पहले समीकरण के लिए। ऐसे ही दूसरे समीकरण की बात करें तो दूसरे समीकरण के लिए 2x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 12, इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। फिर इसके पॉइंट ज्ञात कर लेंगे x बराबर 0 रख के और y बराबर 0 रख के। तो इसके मान मिलेंगे हमें 6,0 और 0,6। अब असमीकरण को हम जो बिंदु मिलेंगे पहले तो इनको हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे और लाइन के द्वारा मिला देंगे। ये सारा कार्य हमें सभी प्रश्नों में करना है। फिर असमीकरण को संतुष्ट कराएंगे, तो मूल बिंदु के मान रख दिए हमने इसमें भी। तो यहाँ से हमें मिलेगा 0 ग्रेटर एंड इक्वल टू 12। तो इसको भी चेक करो, क्या 0 12 से बड़ा होता है। तो सभी का प्रश्न जल्दी से आंसर आना चाहिए प्रश्न का। तो ये भी क्या होता है हमारा फॉल्स होता है, इसलिए इसका जो हल क्षेत्र होगा वो भी मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, अब थर्ड समीकरण की बात करें 3x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 8, इसका समीकरण हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 8। अब हम इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 मिलेगी, और जब y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 8/3 मिलेगी। दोनों बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे और फिर इस समीकरण को हम मूल बिंदु के मान रखकर संतुष्ट करेंगे। तो इसका मान मिलेगा 0 ग्रेटर इक्वल टू 8, यानी कि ये भी हमारी असमीकरण है वो संतुष्ट नहीं होगी, इसलिए इसका भी हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा।
और इसके बाद नॉन नेगेटिव कंडीशन, चूँकि प्रथम पाद में प्रत्येक बिंदु इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है, इसलिए इसका जो हल क्षेत्र होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब हमने ये लाइन बना ली। अब इनको देखें कि इनकी बिंदु कहाँ कहाँ पर थे। तो पहला हमारे पास जो असमीका थी 2x + y = 8, इसके लिए पॉइंट थे हमारे 4,0 और 0,8, इन दोनों को मिला दिया था। सेम टू सेम हमारे पास दूसरा जो समीकरण था x + 2y = 10, इसके लिए 10,0 और 0,5। ठीक है, इसके बाद एक थर्ड समीकरण और था हमारे पास x + 2y = 10। जो तीसरा समीकरण था हमारे पास 2x + 2y ≥ 12 के लिए, तो उसके लिए हमारे पॉइंट थे 6,0, तो यहाँ पर हो जाएगा, और 0,6 यहाँ पर हो जाएगा। इनको भी हम मिला देंगे। ठीक है, और फिर इनके हम कटान बिंदु ज्ञात करेंगे। तो इनके जो कटान बिंदु होंगे उसको हम ज्ञात करेंगे, जिससे हम इनके जो कटान क्षेत्र हैं उसके मान ज्ञात कर लेंगे। और चूंकि तीनों जो समीकरण थे उनकी जो असमीकाएँ थी उनके लिए क्षेत्र हमारे अपरिबद्ध थे, यानी मूल बिंदु से विपरीत दिशा में थे, तो इसलिए इसका जो हल क्षेत्र होगा वो इस तरीके से विपरीत दिशा में हो जाएगा तीनों के लिए। ठीक है, अब इनके लिए हम कटान बिंदु निकाल लें पहले। तो x + 2y, और दूसरा कौन सा था हमारे पास 2x + 2y = 12 के लिए। तो इन दोनों से कटान बिंदु जो मिलेगा हमें वो हमें प्राप्त होगा 2,4। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही दूसरा वाला निकाल लेंगे हम इनके लिए। तो दोनों के लिए हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए निकालेंगे 2x + 2y = 12 और 3x + y = 8। इसके लिए कटान बिंदु हमें मिलेगा 1,5। अब इनके लिए हम मान ज्ञात करेंगे कि किस पर इसका मान मिनिमम होगा। तो इनके जो कोनी बिंदु हैं वो हमने चारों कोनी बिंदु लिख लिए। a 10,0, इस पर मान मिलेगा 60। p बिंदु 2,4, इस पर मिलेगा हमें 52। q बिंदु 1,5, इस पर मिलेगा 56। और f बिंदु 0,8, इस पर मिलेगा हमें 80। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका मिनिमम मान 52 है, 52 किस पर है 2,4 पर। यानी कि हमें जो भोज्य x है वो 2 किलोग्राम लेना पड़ेगा और भोज्य जो y है वो 4 किलोग्राम। तब हमारी जो न्यूनतम लागत है वो मिनिमम होगी 52 रुपये। तो इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इससे बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रकार के केक को बनाने के लिए 300 ग्राम ही है, किलोग्राम नहीं है, 300 ग्राम आटा और 15 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जबकि दूसरे प्रकार के केक को बनाने के लिए 150 ग्राम आटा और 30 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। यह मानते हुए कि केकों को बनाने के लिए अन्य सामग्री की कमी नहीं है, 7.5 किलोग्राम आटे और 600 ग्राम वसा से बनाए जा सकने वाले केकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास 7.5 किलोग्राम आटा है और 600 ग्राम वसा है, तो इससे कितने केक बनाए जा सकते हैं ये हमें ज्ञात करना है और इसका आले की विधि से हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम जो हमें कंडीशन दी है इनको लिख लें, इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने केकों को मान लिया कि जो पहले प्रकार का केक है वो हमारा x है और दूसरे प्रकार का जो केक है वो y है। ठीक है, तब इनकी जो अधिकतम संख्या है
सॉरी अधिकतम जो सीमा होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, जेड बराबर एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों ही हैं, इसके अलावा और कोई इसमें है नहीं। अब इनके व्यवरोध के लिए बात करें तो पहले प्रकार के केक के लिए आटा हमारे पास 300 ग्राम है और दूसरे प्रकार के केक के लिए आटा हमारे पास कितना है, 150 ग्राम। ठीक है, और इनकी अधिकतम संख्या हमारे पास कितनी है, 7.5 किलोग्राम, यानी कोई कमी नहीं है, मतलब अधिकतम है हमारे पास, तो हम लेस देन एंड इक्वल टू चिन्ह लगाएंगे इसमें। ठीक है, और अगर कम से कम की बात करता तो हम ग्रेटर एंड इक्वल टू वाला चिन्ह लगाते। तो क्या हो जाएगा, 300x प्लस 150 बाई लेस देन एंड इक्वल टू 7500 ग्राम, क्योंकि ग्राम में ही हमें लिखना है, हमें किलोग्राम में दिया था। ऐसे दूसरे वाले के लिए वसा के लिए बात करें तो वसा हमारे पास पहले के लिए 15, तो 15x हो जाएगी, दूसरे के लिए 30, तो 30 बाई हो जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, 15x प्लस 30 बाई लेस देन एंड इक्वल टू 600, क्योंकि ये हमारे पास 600 है ग्राम। और फिर नॉन नेगेटिव कंडीशन x ग्रेटर 0 एंड बाई ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हमें फॉर्मूला इस तरीके से प्राप्त होगा, अधिकतम जेड बराबर एक्स प्लस बाई और व्यवरोध 300x प्लस 150 बाई लेस देन एंड इक्वल टू 7500, 15x प्लस 30 बाई लेस देन एंड इक्वल टू 600 और नॉन नेगेटिव कंडीशन। तो हमें सबसे पहले इनको समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है, फिर प्रत्येक असमीका के लिए उनको समीकरण में चेंज करते हुए बिंदु ज्ञात करनी है। तो पहली असमीका के लिए हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस बाई बराबर 50, यानी हम इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे हमारे पास दिया था 300x प्लस 150 बाई लेस देन एंड इक्वल टू 7500। तो इसमें हम 150 का भाग देते हैं पूरे में, तो पहला हो जाएगा हमारा 2x प्लस बाई और 7500 में देंगे तो 50 बार जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने दूसरे समीका है उसको भी भाग दे के सॉल्व कर लिया है। इसमें हम 15 का भाग दे देंगे तो ये बन जाएगी x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 40। तो यहाँ से इसके मान हो जाएंगे हमारे पास, जब y का मान 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 25, और जब x का मान 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 50। तो इसके ये पॉइंट हो जाएंगे 25,0 और 0,50। इसके बाद असमीका को संतुष्ट कराएंगे तो मूल बिंदु के मान रख दो 0 0, तो ये हमें प्राप्त होगा 0 लेस देन एंड इक्वल टू 50। तो आप सभी जल्दी से बताइए, क्या 0 का मान छोटा होता है 50 से? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आप सभी का आंसर आ रहा है, ये सत्य है यानी ट्रू है, इसलिए इसका हल क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु की दिशा में होगा, यानी मूल बिंदु की तरफ होगा। अब सेकंड समीकरण के लिए उसको समीकरण में चेंज कर लिया हमने, x प्लस 2y बराबर 40। यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 20, और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की 40। तो ये बिंदु हो जाएंगे 40,0 और 0,20। इनको ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे और एक लाइन के द्वारा मिला देंगे। फिर असमीका में मूल बिंदु के मान रखकर असमीका को संतुष्ट कराओ, तो ये मिलेगा हमें 0 लेस देन एंड इक्वल टू 40, और ये भी असमीका हमारी संतुष्ट हो रही है, इसलिए इसका जो हल क्षेत्र होगा वो भी मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, इसके बाद नॉन नेगेटिव कंडीशन। अब इसका ग्राफ पेपर देखें तो हमें ग्राफ पेपर कुछ इस तरीके से दिखेगा, 2x प्लस बाई बराबर 50 के लिए जो बिंदु थे हमारे 25,0 और 0,50। ठीक है, x प्लस 2y बराबर 40 के लिए 40,0 और 0,20। अब इनका कटान बिंदु भी हमें निकालना है, तो कटान बिंदु हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके निकालेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 50 और x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से x और y की जो वैल्यू आएंगी वही हमारे कटान बिंदु होंगे। तो हमें मान प्राप्त होंगे 20,10। ठीक है, अब चूंकि दोनों के लिए जो हल क्षेत्र है
वो मूल बिंदु की दिशा में, तो पहली जो समीकरण उसके लिए भी इधर ही हो जाएगा और दूसरे समीकरण के लिए भी इधर ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इनमें कॉमन क्षेत्र ढूंढना है। तो कॉमन क्षेत्र आप देख सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र होगा वो कॉमन होगा, जिसमें ये दोनों जो लाइनें हैं वो संतुष्ट होंगी, यानी इस लाइन से भी इधर आ रहा है और इससे भी इधर आ रहा है। ठीक है, और नॉन नेगेटिव कंडीशन, इससे भी इधर और इससे भी इधर। तो ये हमारा हल क्षेत्र परिबद्ध हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? परिबद्ध, बाउंडेड। अब इनके जो कटान बिंदु है, कोनी बिंदु, इन पर हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो ये 4 बिंदु है, इन पर हम मान ज्ञात करेंगे और देखेंगे किस पर इसका मान अधिकतम है। तो हम चारों बिंदुओं पर इसका मान निकाल लें। मूल बिंदु पर इसका मान प्राप्त होगा 0, ए बिंदु 25,0 पर 25, ई बिंदु 20,10 पे 30 हो जाएगा क्योंकि जोड़ने हैं दोनों, और डी बिंदु 0,20 पर 20। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अधिकतम मान कितना हमारे पास 30 है, और वो किन बिंदुओं में मिल रहा है? 20 और 10 पर। इसलिए हमें जो ए प्रकार के केक हैं वो 20 बनाने पड़ेंगे और दूसरे प्रकार के जो केक हैं वो 10 बनाने पड़ेंगे, तब हमें अधिकतम जो मान है वो 30 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि हम अधिकतम जो केक है वो 30 बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4। अब एक बार फिर से आप जोर लगा दीजिए और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में सभी को जोड़ो और उनको बताओ कि लाइव क्लासें चल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निर्माता औद्योगिक यंत्रों के लिए नट और बोल्ट का उत्पादन करता है। एक पैकेट नटों के उत्पादन के लिए जो यंत्र ए है उस पर 1 घंटा और यंत्र बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है, जबकि एक पैकेट बोल्टों के उत्पादन के लिए यंत्र ए पर 3 घंटे और यंत्र बी पर 1 घंटा काम करना पड़ता है। यहाँ पर टाइपिंग एरर है। निर्माता नटों और बोल्टों के प्रति पैकेटों पर जो लाभ है वो क्रम से 2.5 रुपये और 1 रुपये कमाता है। यदि वह प्रतिदिन अपने यंत्रों को अधिकतम 12 घंटे तक संचालित करे तो प्रत्येक नट और बोल्ट के कितने पैकेट उत्पादित किए जाने चाहिए ताकि वह अधिकतम लाभ अर्जित कर सके। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए आपको कि यहाँ पर इसने अधिकतम के लिए बात की है, तो जो अधिकतम वाली कंडीशन है हमें वही इसमें फॉलो करानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो नट और बोल्ट है इनकी पैकेटों को मान लिया है कि माना कि जो नट की पैकेट है वो X है और बोल्ट की पैकेट है वो Y है। ठीक है, और इन पर वो लाभ कितना कमा रहा है? इन पर एक पैकेट के लिए 2.5 रुपये नट पर और 1 रुपये बोल्ट पर कमा रहा है। तो इसका उद्देश्य फलन क्या हो जाएगा? क्योंकि ये अधिकतम है, ध्यान रखना। उद्देश्य फलन Z बराबर 2.50 X प्लस Y। ठीक है, ये हो जाएंगे उद्देश्य फलन। अब इसके व्यवरोध बनाएं, तो मशीन ए के लिए बनाए पहले, फिर बी के लिए। तो अधिकतम मशीन ए पर नट बनाने के लिए X घंटे और बी पर नट बनाने के लिए 3 घंटे काम करना पड़ता है, क्योंकि मशीन ए के लिए और नटों की बात कर रहे हैं कि नट वहाँ पर कितने कितने बन रहे हैं मशीन ए के द्वारा और बी के द्वारा। तो पहली मशीन ए के द्वारा X और दूसरी मशीन बी के द्वारा Y, तो कितने हो जाएंगे? X प्लस 3Y। और अधिकतम हमारे पास कितने हैं? 12 घंटे हैं, ध्यान रखना, इसलिए लेस देन एंड इक्वल टू 12। अधिकतम की बात करेगा तो लेस देन एंड इक्वल टू, और कम से कम की बात करेगा तो ग्रेटर एंड इक्वल टू। ये दोनों चिन्हों को हमें याद रखना है। ऐसे ही बोल्ट के लिए पहली मशीन के द्वारा 3 घंटे और बी मशीन के द्वारा
1 घंटे काम करना पड़ता है, इसलिए 3x + y <= 12। और फिर इसके बाद नॉन नेगेटिव कंडीशन, क्योंकि ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो हमें जो फॉर्मूला प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा। अधिकतम जेड बराबर 2.50 x + y और व्यवरोध होंगे x + 3y <= 12, 3x + y <= 12 और नॉन नेगेटिव कंडीशन। इसके बाद हम कोनी विधि से इसको सॉल्व करेंगे कॉर्नर मेथड से। प्रत्येक असमीकरण को समीकरण में चेंज करते हुए इनके बिंदु ज्ञात करेंगे। तो पहली असमीकरण को हमने समीकरण के रूप में लिख लिया, x + 3y = 12। इसके लिए हमने बिंदु ज्ञात करे, तो x = 0 रखा हमने, तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4, और जब y = 0 रख देंगे तो x बराबर रह जाएगा 12। तो ये इसके बिंदु हो जाएंगे 12,0 और 0,4। इनको अब ग्राफ पेपर पर दर्शा देंगे और दोनों बिंदुओं को एक लाइन के द्वारा मिला देंगे। इसके बाद जो हमारी असमीकरण है इसको हम संतुष्ट कराएंगे और उसमें हम मूल बिंदु के मान रखेंगे। तो असमीकरण मूल बिंदु के मान रखिए, x + 3y <= 12 है, तो x = 0 रख दिया और y = 0, तो टोटल हो जाएगा 0 <= 12। तो आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्या ये कंडीशन सत्य है कि 0 छोटा होता है 12 से? जल्दी से फास्ट। तो सभी के आंसर आ रहे हैं ट्रू, यानी ये बात सत्य है, इसलिए इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की दिशा में होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। सेम टू सेम हमें करना है दूसरे समीकरण के लिए। 3x + y = 12, इसमें जब x = 0 रख देंगे तो y की वैल्यू 12 मिल जाएगी, और जब y = 0 रखेंगे तो x बराबर मिलेगा 4। तो ये दोनों इसके पॉइंट हो जाएंगे 4,0 और 0,12। इनको ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। इसके बाद जो असमीकरण है इसमें मूल बिंदु की मान रखकर असमीकरण को संतुष्ट कराएंगे। तो संतुष्ट कराएंगे तो x = 0 रख दिए, y = 0, तो टोटल हो जाएगा 0 और <= 12। तो ये भी हमारी असमीकरण संतुष्ट हो जाएगी और इसका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की दिशा में होगा। ठीक है, फिर नॉन नेगेटिव कंडीशन। अब इसको हम देखें इसके ग्राफ को, तो हमें इस तरीके से प्राप्त होगा। जो बिंदु थे 12,0 और 0,4 ये हमने बना लिए, ऐसे ही 4,0 और 0,12 इन दोनों को मिला के इनका जो कटान बिंदु है ये भी हम निकाल लेंगे दोनों समीकरण को सॉल्व करके। तो ये हमें मिलेगा 3,3, और चूंकि दोनों समीकरणों के लिए जो असमीकरण हमारी थी वो संतुष्ट हो रही थी, इसलिए हल क्षेत्र किधर हो जाएगा, मूल बिंदु की दिशा में हो जाएगा, इससे और इससे भी, इससे मूल बिंदु की दिशा में और इधर से भी। लेकिन हमें कॉमन ढूंढना है, तो इनका कॉमन हल क्षेत्र हो जाएगा बीच वाला। ठीक है, तो इनके जो कोने बिंदु है इस पर हम इसका मान ज्ञात करेंगे कि किन पर इसका मान मैक्सिमम है। तो इन चारों बिंदुओं पर हम निकालेंगे 0,0, 0,4, 3,3 और 4,0। तो इस तरीके से हमने इन पर निकालेंगे। इस पर 0 प्राप्त होगा 0,0 पे, 4,0 पर हमें 10 मिलेगा, और 3,3 पर 10.50 और 0,4 पे 4 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अधिकतम कितना है, 10.50 है। तो ये किन बिंदुओं पर मिला है, 3,3 पर। यानी कि हमें नट और बोल्ट प्रत्येक के 3-3 पैकेट प्रतिदिन बनाने पड़ेंगे, तब हमें अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा हमें, नट और बोल्ट के प्रत्येक दिन 3-3 पैकेट बनाने पड़ेंगे, तब हमें अधिकतम लाभ 10.50 रुपये होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। एक व्यापारी पंखे और सिलाई मशीनें खरीदना चाहता है। उसके पास निवेश करने के लिए केवल 5,760 रुपये हैं, तथा अधिकतम 10 वस्तुओं को रखने के लिए उसके पास स्थान उपलब्ध है। यानी वो अधिकतम 10 वस्तुओं को ही रख सकता है, 10 से ज़्यादा उसके पास जगह नहीं है रखने के लिए। एक पंखे और सिलाई मशीन की कीमत
360 और 240 है, वह एक पंखे और सिलाई मशीन को बेचने पर क्रम से 22 रुपये और 18 रुपये लाभ अर्जित करता है। यह मानते हुए कि व्यापारी कितनी वस्तुएं खरीदता है, जितनी वो वस्तुएं खरीदेगा वो सभी वस्तुओं में बेच देता है। यानी मान लो अगर उसने 10 वस्तुएं खरीदी तो वो 10 वस्तुओं को बेच देगा। तो अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने पंखे और सिलाई मशीनें खरीदनी चाहिए, इसको हमें ग्राफिक विधि से बनाना है और इसका गणितीय निरूपण बताना है। तो सबसे पहले हम जो पंखे और सिलाई मशीनें हैं इसको मान लेंगे कि माना व्यापारी एक्स पंखे और 22 सिलाई मशीन खरीदता है। अब चूंकि एक्स पंखे की कीमत कितनी है 360 रुपये और 22 सिलाई मशीन की 240, तो हम लिख सकते हैं 360x प्लस 240 लेस देन एंड इक्वल टू 5760, क्योंकि हमारे पास अधिकतम कितने रुपए हैं 5760, इतने रुपए हैं निवेश करने के लिए। ठीक है। अब व्यापारी के पास सामान रखने के स्थान के अनुसार, यानी कि वो कितने सामान रख सकता है, तो दोनों का जो टोटल योग है वो 20 रख सकता है, यानी x प्लस 22 लेस देन एंड इक्वल टू 20, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता है वो। तो ये हमारे पास दो व्यवरोध हो गए। अब हम जेड की बात करें तो जेड हमारे पास क्या होता है, बेनिफिट या फिर लॉस, दो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हमें बेनिफिट प्रत्येक पर मिल रहा है एक्स पंखे पर 22 रुपये और बाई मशीन पर 18 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जेड, जेड बराबर 22x प्लस 18 ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो जेड प्राप्त होगा वो अधिकतम जेड बराबर 22x प्लस 18 और जो व्यवरोध प्राप्त होंगे 360x प्लस 240 लेस देन एंड इक्वल टू 5760। दूसरा x प्लस 22 लेस देन एंड इक्वल टू 20 और नॉन नेगेटिव कंडीशन। तो सबसे पहले हम इन समीकरणों को समीकरण के रूप में लिखेंगे और समीकरण को सिंपल बनाएंगे। ठीक है। तो हमने इसमें 12 का भाग दे दिया इसमें, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 48 और दूसरा तो हमारा सिंपल है ही x प्लस 22 बराबर 20। अब प्रत्येक असमीकरण को लेते हुए इनके बिंदु ज्ञात करेंगे। तो पहले असमीकरण का समीकरण हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 48 और जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 24, यहाँ पर 48 है जी, 0 नहीं साथ में, और जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर मिलेगा 16, यानी इसके बिंदु हो जाएंगे 16,0 और 0,24। अब इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे और लाइन के द्वारा मिला देंगे। फिर असमीकरण को संतुष्ट कराएं। तो असमीकरण में हम मूल बिंदु के मान x बराबर 0 y बराबर 0 रखें तो टोटल मान हमें 0 प्राप्त होगा, जो कि कैसा है लेस देन एंड इक्वल टू 48। असमीकरण में रख रहे हैं, ध्यान रखना। तो असमीकरण में जो कंडीशन हमारी लेस देन एंड इक्वल टू वाली है तो 0 लेस देन इक्वल टू 48, ये बात हमारी ट्रू है कि 0 छोटा होता है 48 से, इसलिए इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की दिशा में होगा। सेम टू सेम हमें असमीकरण सेकंड के लिए करना है। इसको समीकरण के रूप में लिख लिया, इसके बिंदु ज्ञात करें तो बिंदु हमें प्राप्त होंगे 20,0 और 0,20। इसको ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे और एक लाइन के द्वारा मिला देंगे। अब असमीकरण को संतुष्ट कराएं तो x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्राप्त होगा, जो कि लेस देन इक्वल टू 20 होगा। ये भी हमारी संतुष्ट हो रही है, इसलिए इसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु की दिशा में होगा। अब इसका ग्राफ पेपर देखें, दोनों समीकरण के लिए हमने ग्राफ बना लिए, ठीक है, और इनको बिंदुओं को हमने दर्शा के मिला दिया। तो चूंकि दोनों से ये मूल बिंदु की ओर है तो इससे भी मूल बिंदु की ओर हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, और इनका जो कॉमन क्षेत्र होगा वो ये वाला कॉमन क्षेत्र हो जाएगा। अब ये हमें कटान बिंदु भी निकालना है इनका, तो ये कटान बिंदु इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के बाद प्राप्त होगा। तो यहाँ से इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे तो हमें इस कटान बिंदु के मान प्राप्त होंगे 8,12। तो हमें जो हल क्षेत्र अब ज्ञात करना है इसका मान अधिकतम वो हमें इनके कोनी बिंदुओं पर ज्ञात करना है, इन कोनी बिंदुओं पर। ठीक है।
तो ये चारों कोणीय बिंदु हमारे प्राप्त होंगे और इसका जो हलक्षेत्र है वो हमें परिबद्ध प्राप्त हुआ है, बाउंडेड। तो इन पर हमने मान ज्ञात किया इसका। तो यहाँ से हमने मूल बिंदु पर निकाला तो 0 प्राप्त होगा अधिकतम जेड। ए पर 16,0 है, इस पर मिलेगा 352 और ई बिंदु पर 8,12 पे 392, डी बिंदु पर 0,20 पर 360। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अधिकतम मान हमारा कितना है, 392 है, जो किस पर मिला है, 8,12 पे। यानी कि हमें अधिकतम लाभ कमाने के लिए 8 तो पंखे खरीदने पड़ेंगे और 12 सिलाई मशीनें खरीदनी पड़ेंगी, तब हमें अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल 5 प्रश्न हो गए। आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे के जो प्रश्न हैं 6 से लेकर 10 तक उनको कंप्लीट करेंगे। तो सभी विद्यार्थी कल फिर से लाइव वीडियो मिलेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थी लाइव वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं किसी भी प्रश्न को लेकर। ठीक है, तो चलिए आज के इतना ही। जय हिंद दोस्तों।